हेलो एवरीवन, जय भीम जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। ये वीडियो है, पहला एपिसोड है आर्ट एंड कल्चर का, यूपीएससी एंड फॉर ऑल स्टेट पीसीएस। तो आपको यूटिलाइज किस तरह से करना है मैंने पहले आपको बताया, फिर से आप सुन लो। इसको आपको पॉडकास्ट की तरह इसको सुनना है। अगर आप देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हो तो इसको आप ऑडियो पॉडकास्ट की तरह इसको आप सुनिए और 2x स्पीड में इसको बार बार रिपीट मोड में डाल करके इसको सुन लिया करिए। जितने भी सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सीरीज़ के वीडियोस आएंगे। तो ये आर्ट एंड कल्चर का एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर? द वर्ड आर्किटेक्चर इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्किटेक्टॉन मीनिंग मास्टर बिल्डर। आर्किटेक्चर वर्ड का ओरिजिन क्या है? आर्किटेक्चर वर्ड का ओरिजिन है एक ग्रीक शब्द आर्किटेक्टॉन, और आर्किटेक्टॉन का मतलब होता है मास्टर बिल्डर। What are some significant benefits of studying Indian architecture? इंडियन आर्किटेक्चर को स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? Significant benefits of studying Indian architecture include constructing Indian history, understanding religious dominance, exploring artistic styles, learning about material culture, drawing lessons from the present, and gaining insights into the economic conditions of the time. तो इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? सबसे पहली बात, हमें पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री हमारा किस तरह का था। दूसरी बात कि रिलीजियस डोमिनेंस हमारे पास किस तरह के थे, आर्टिस्टिक स्टाइल्स किस तरह का था, मटेरियल कल्चर के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हम लोग को आर्ट एंड कल्चर से, इंडियन आर्किटेक्चर से पता ये चलता है कि क्या क्या लेसन्स सीखने हैं प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज करने के लिए। और इसके अलावा उस समय का, हर समय काल का आर्किटेक्चर स्टडी करने से उसका इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमें पता चलता है। हाउ कैन इंडियन आर्किटेक्चर हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग इंडियन हिस्ट्री? इंडियन आर्किटेक्चर इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरह से मदद करता है? इंडियन आर्किटेक्चर डायरेक्टली मेंशंस और डिपिक्ट्स डायनेस्टीज, रूलर्स, events and stories providing valuable historical information। इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ने से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि किस तरह का डायनेस्टी हुआ करता था, कौन कौन से रूलर ने शासन किया है, किस तरह के इवेंट्स हुए हैं, क्या कहानियाँ रही हैं, और बहुत सारे इस तरह से हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ करके मिलते हैं। What are the different types of Indian architecture based on religion? इंडियन आर्किटेक्चर में कितने अलग अलग टाइप्स के आर्किटेक्चर हैं जो कि धर्म के बेसिस पे हैं? हिंदू आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे हमारे पास हिंदू आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है और जैन आर्किटेक्चर है। What insights can be gained from Indian architecture about the economic conditions of a particular time? इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने से एक पर्टिकुलर टाइम का क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हमें पता चलता है? इंडियन टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड थ्रू पब्लिक एंड रूरल डोनेशंस were significant consumers and investors in the economic activities of the ancient period, reflecting the economic conditions of that time। हमें ये पता चलता है जैसे किसी समय काल में, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बना है, तो वो मंदिर जो बना है ऑब्वियसली वो पब्लिक और रूलर के डोनेशन से अगर बना है, तो हमें कंज्यूमर और इन्वेस्टर का इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता चलती है कि एंशियंट समय में, एंशियंट पीरियड में जो पब्लिक थे और जो रूलर थे, उन्होंने डोनेशन करके इंडियन टेम्पल्स को बनाया, जिससे हमें उस समय का इकोनॉमिक कंडीशंस को पता चलता है। How can lessons from Indian architecture be applied to the present time? इंडियन आर्किटेक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लेसन्स हम लोग प्रेजेंट टाइम में किस तरह से यूज़ करते हैं? द नियर परफेक्ट टाउन planning observed in the Indus Valley civilization can provide insights and inspiration for implementing modern urban planning initiatives such as
स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम। देखो, इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ करके हम लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि उस तरह का उस समय किस तरह का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन था। तो जिस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन अगर हुआ करता था, तो वो अगर हम बेनिफिट है प्रेजेंट टाइम में, तो उस चीज़ को हम प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक परफेक्ट टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो शहर थे, जो सिटीज़ थे, वो परफेक्टली अरेंज्ड थे, परफेक्टली प्लान करके बनाए गए थे। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग ने प्रेजेंट में लिया है, और जैसे ही स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया? इंडस वैली सिविलाइजेशंस, मतलब एंशियंट टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन से कॉन्सेप्ट उठा करके प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम को चालू किया है। उस तरह से बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। What marked the beginning of religious architecture in ancient India? एंशियंट इंडिया में रिलीजियस आर्किटेक्चर किस तरह से शुरुआत हुई? द 6th century BC saw the emergence of Buddhist and Jain architecture, which marked the beginning of religious architecture in ancient India. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्किटेक्चर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो रिलीजियस आर्किटेक्चर की शुरुआत हमें देखने के लिए तब मिलती है जब 6th सेंचुरी में, मतलब 500 समथिंग BC में बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर का एमर्जेंस होता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि रिलीजियस आर्किटेक्चर का मार्क मतलब स्टार्टिंग होती है एंशिएंट इंडिया में। विच डायनेस्टी गेव इम्पिटस टू इंडियन आर्किटेक्चर इन द 4th सेंचुरी? 6th सेंचुरी में क्या हुआ था? बुद्धिस्ट और जैन, ठीक है ना। उससे पहले आप जाइए 4th सेंचुरी में, तो 4th सेंचुरी में मतलब 4th सेंचुरी में, अब नहीं उसके बाद में, सॉरी, मतलब 6th सेंचुरी आपका हुआ तो ऑब्वियसली 500 BC, 4th सेंचुरी होगा तो 300 BC, मतलब उसके बाद। सो कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो इंडियन आर्किटेक्चर को ज़्यादा तवज्जो देती थी 4th सेंचुरी में, मतलब 300 समथिंग में? Gupta dynasty. So the Gupta dynasty established in the 4th century gave great impetus to Indian architecture. ठीक है। सो 4th सेंचुरी में कौन से डायनेस्टी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस या इम्पिटस दिया इंडियन आर्किटेक्चर को? गुप्ता डायनेस्टी ने। Which regions in India witnessed significant architectural activities during the ancient period? कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे भारत में जिन्होंने सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ को देखा था एंशिएंट पीरियड में? सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ took place not only in North India but also in the southern part under the dynasties such as Pallavas, Chalukyas, Rashtrakutas, Hoysala और चोलास। तो नॉर्थ इंडिया में तो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं। जो हिंदी बेल्ट वाला जो भारत है ना, वहाँ पे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ तो सिग्निफिकेंट थी। साथ ही साथ साउथ इंडिया में कुछ पॉपुलर नाम्स हैं डायनेस्टीज़ के, जहाँ पे हमें आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ का टाइम दिखता है, जैसे पल्लवास डायनेस्टी, चालुक्यास डायनेस्टी, राष्ट्रकूतास, होयसाला और चोलास। What were the features of Indian architecture in the ancient period? एंशिएंट पीरियड में इंडियन आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स थे? The features of Indian architecture in the ancient period included the gradual shift from the secular to religious architecture, a blend of indigenous and foreign designs, the involvement of local governors and the general public in architectural activities, the use of materials such as burnt bricks, wood, stone, and iron, and the increasing importance of agricultural activities in South India from the 4th to 5th century AD. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वेयर द फीचर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट पीरियड? एंशिएंट पीरियड के में इंडियन आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स थे? तो पहला फीचर आपको याद रखना है कि एंशिएंट पीरियड में एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने के लिए मिलता है सेक्युलर आर्किटेक्चर से रिलीजियस आर्किटेक्चर। जिस तरह से हमें क्या होगा, रिलीजियस ओरिएंटेड, रिलीजियस डोमिनेंस जिस तरह से बढ़ने लगा, तो जैसे जो आर्किटेक्चर मतलब जो भवन के निर्माण है या कोई भी स्तूप बनाना है या कोई भी मंदिर है, तो सब क्या है ना, रिलीजियस ओरिएंटेड होने लगे। तो शिफ्ट होना शुरू हो गया सेक्युलर से रिलीजियस। दूसरा, अ ब्लेंड ऑफ इंडिजिनस एंड फॉरेन डिजाइंस, मतलब इंडिजिनस का मतलब जो भारतीय था, जो भारतीय है, इनर,
ठीक है। जो लोकल चीज़ें हैं वहाँ के डिज़ाइन और विदेशी डिज़ाइन दोनों का कॉम्बो दिखने लगा, ठीक है। सो अ ब्लेंड ऑफ इंडिजिनस एंड फॉरेन डिज़ाइंस। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल गवर्नर्स एंड द जनरल पब्लिक इन द आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़। जो लोकल गवर्नर्स है, जो वहाँ पे लोकल शासक हुआ करते थे, उनका और जो आम जनता है उनका दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें ये आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ में दिखता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द यूज ऑफ मटेरियल सच एज बर्न्ट ब्रिक्स, wood, stone, iron, and increasing importance of architectural activities in South India from the 4th to 5th century AD। तो कुछ मटेरियल्स हम लोगों ने यूज़ किए थे एंशियंट इंडिया में, जैसे बर्न्ट ब्रिक्स हैं, वुड है, लकड़ी है, पत्थर है, आयरन है, लोहा है। तो और इस सब का जो इम्पोर्टेंस था ना आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ का, ये साउथ इंडिया में भी और प्रोपोगेट होना शुरू हो गया। कब? 4th और 5th सेंचुरी AD में। What new elements were introduced in Indian architecture during the medieval period? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्या ऐसे नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडियन आर्किटेक्चर में ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। देखो, एंशियंट के बाद क्या आएगा? मेडिएवल। मेडिएवल के बाद क्या आएगा? मॉडर्न। तो एंशियंट में तो हमने फीचर्स पढ़ा है, अब मेडिएवल में क्या क्या न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए थे इंडियन आर्किटेक्चर में। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड न्यू एलिमेंट्स सच एज आर्चेस इंट्रोड्यूस हुए थे, डोम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, लाइम मॉर्टर, सैंड स्टोन, ग्रे स्टोन began to be used on large scale in buildings. Lines from the Quran and geometric patterns were also used for decoration. सो मीडिएवल पीरियड में, जैसे आपको पता है, सो मीडिएवल पीरियड आते आते मुगल्स का शासन होना शुरू हुआ। सो मुगल्स का शासन होने से के टाइम पे आपको पता है कि जिस तरह से मुगल्स जो कुरान है या इस्लाम है, उनका जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे, तो जैसे मस्जिद है, तो मस्जिद का आप तो वो तो स्क्वायर नहीं होता, वो एक डोम शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो उस तरह से ऑब्वियसली जो रूल करते हैं ना, तो उनके कल्चर हमारे मतलब सभ्यता में दिखनी शुरू हो जाती है। तो मेडिएवल पीरियड में कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए थे, जैसे आर्चेस, डोम्स, लाइम मॉर्टर, सैंड स्टोन, ग्रे स्टोन। ये सब लार्ज स्केल में शुरू होना शुरू हो गए थे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ कुरान के लाइंस को उठा करके डिज़ाइन बनाया जाता था और वहाँ के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को भी उठा करके सजाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो समझ में आया इंडियन आर्किटेक्चर में मेडिएवल पीरियड में क्या क्या न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए थे? आर्चेस, डोम्स, लाइम मॉर्टर, सैंड स्टोन, ग्रे स्टोन, साथ ही साथ लाइन्स फ्रॉम कुरान एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। When did the Indus Valley civilization flourish? Indus Valley civilization कब फलना फूलना शुरू हुआ? The Indus Valley civilization flourished during the 3rd millennium BC with its mature phase from 2500 BC and 1750 BC। तो 3rd millennium BC मतलब 3000 साल पहले। तो 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब स्टार्ट होना शुरू हुआ। उसमें से जो सबसे मैच्योर्ड फेज जो हमें दिखता है वो है 2500 साल, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2005 ईयर्स से लेकर के 1750 BC तक। तो 2500 टू 1750 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैच्योर्ड फेज हमें देखने के लिए मिलता है। Which dynasties and rulers played a significant role in architectural activities during the medieval period? कौन से डायनेस्टीज और रूलर्स ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ में मेडिएवल पीरियड में? तो हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो एंशियंट पीरियड होता है, मेडिएवल पीरियड होता है, मॉडर्न पीरियड होता है। तो मेडिएवल पीरियड में कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी या ऐसे रूलर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन या जिनका सिग्निफिकेंट रोल आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ में हमें देखने के लिए मिलता है? तो आंसर है इसका राजपूत रूलर्स, टर्किश इन्वेडर्स, मुगल्स स्पेशली अकबर एंड शाहजहां, विजयनगरा रूलर्स and Bahmani rulers were among the dynasties and the rulers who played a significant role in architectural activities during the medieval period में। So मध्यकालीन भारत में जो राजपूत शासक थे, टर्किश इन्वेडर्स थे, जो मुगल्स थे, और मुगल्स में स्पेशली अकबर और शाहजहां, विजयनगर रूलर्स और बहामनी रूलर्स, ये सब रूलर्स के नाम आपको याद रखने हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ में मेडिएवल पीरियड में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ करता था।
What were the important features of architecture during the medieval period? medieval period के टाइम पे इंडियन आर्किटेक्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ करते थे? The important features of architecture during the medieval period included the domination of foreign styles, Portuguese, French, and British, emphasis on urban planning by the French, and prevalence of massive and elaborated buildings with pointed arches, and a focus on the comfort and commercial purposes of foreign powers rather than indigenous intentions. Okay? तो जिस तरह से मध्यकालीन भारत में इंडियन आर्किटेक्चर में क्या क्या सिग्निफिकेंट रोल या इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ करते हैं, जैसे आपको पता है एंशियंट हो गया, एंशियंट के बाद क्या आएगा मेडिएवल, मेडिएवल के बाद क्या आएगा मॉडर्न। तो मेडिएवल जब आपका ख़त्म हो रहा था ना, मुगलों का जब आपका शासन ख़त्म होने वाला पे था, तो फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पोर्चुगीज़, ठीक है ना, फिर आपका फ्रेंच बाद में आए, इंग्लिश, और फिर डच, पोर्चुगीज़, डच, फिर इंग्लिश और फ्रेंच, इस तरह से ये सीरीज़ है। तो उस पीरियड में जो इंडियन आर्किटेक्चर हुआ करते थे मीडिएवल पीरियड में, सो हमें ये दिखता है कि फॉरेन स्टाइल्स का जो डोमिनेशन है वो बढ़ना शुरू हुआ। अर्बन प्लानिंग बाय द फ्रेंच, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना शुरू हुआ। मैसिव और इलैबोरेटेड बिल्डिंग्स विद पॉइंटेड आर्चेस, नुकीले आर्चेस उस समय ज़्यादा बनाए जाते थे, और एक फोकस हुआ करता था कि कंफर्ट एंड कमर्शियल पर्पसेस ऑफ फॉरेन पावर्स रादर देन इंडिजिनस इंटेंशंस। मतलब जो भारतीय इंडिजिनस चीज़ है ना, उस पर कम ध्यान दे करके जो फॉरेन पावर्स हैं या फॉरेन जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा उनका कंफर्ट और उसके कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो वंस अगेन फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट वेयर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड? मेडिएवल पीरियड में मध्यकालीन भारत में इंडियन आर्किटेक्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड इंक्लूडेड द डोमिनेशन ऑफ फॉरेन स्टाइल्स which included Portuguese, French, and British, emphasis on urban planning by the French, prevalence of massive and elaborated buildings with pointed arches, and a focus on the comfort and commercial purposes of foreign powers rather than the indigenous intentions. What were some important features of architecture during the Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization के टाइम पे आर्किटेक्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? द यूज़ ऑफ आर्चेस, डोम्स, मिनरेट्स, as well as various types of stone such as red, grey and white were very important features of architecture during the Indus Valley Civilization. Buildings were constructed in square to octagonal shapes, and Hindu architecture developed with a focus on gopurams and elaborate carvings on the pillars. तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला कि क्या क्या चीज़ किस तरह का शेप्स यूज़ हुआ करता था, जैसे आर्चेस का यूज़, डोम्स का यूज़, मिनारेट्स का यूज़, ये तो हुआ करता था। साथ ही साथ स्टोन्स, अलग अलग टाइप के स्टोन्स यूज़ करते थे, ग्रे स्टोन, रेड स्टोन, वाइट स्टोन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो आपका बिल्डिंग्स हुआ करता था ना, वो स्क्वायर शेप से लेकर के ऑक्टागनल शेप्स तक जाता था। और हिंदू आर्किटेक्चर में क्या फोकस था? गोपुरम्स पे ज़्यादा फोकस था, और इलाबरेट कार्विंग्स ऑन द पिलर्स, पिलर्स पे जो कार्विंग्स बनाते थे उस पे भी ज़्यादा फोकस हुआ करता था। सो वंस अगेन रीड दिस क्वेश्चन, व्हाट वेयर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? द यूज ऑफ आर्चेस, domes and minarets, as well as various types of stone such as red, grey and white. Very important features of architecture during the Indus Valley Civilization. Buildings were constructed in square to octagonal shapes, and Hindu architecture developed with a focus on gopurams and elaborate carvings on pillars. Which foreign rulers influenced architecture during the modern period in India? So modern period in India, मतलब मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से ऐसे फॉरेन रूलर्स थे जिसका इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर पे हमें दिखता है? द आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन रूलर्स, स्टार्टिंग विद द पोर्चुगीज हु ब्रॉट द इबेरियन स्टाइल एंड पैटियो हाउसेस। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इबेरियन स्टाइल और पैटियो हाउसेस। द फ्रेंच रूलर्स ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर। तो
मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा पोर्चुगीज आए भारत में, डच आए, इंग्लिश आए और फ्रेंच आई। ठीक है, इस तरह से सीरीज है। ये सारे मेजर कंपनीज भारत में आई थी, पोर्चुगीज, डच, फिर आपका इंग्लिश और फ्रेंच। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट छोड़ा भारत पे वो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन पोर्चुगीज़ का भी इम्पैक्ट है इंडिया पे, और फ्रेंच का भी है, और साथ ही साथ डच लोगों का भी है। तो इंडियन आर्किटेक्चर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन दिखता है आर्किटेक्चर के बेसिस पे फॉरेन रूलर्स के हिसाब से, वो हमें दिखता है पोर्चुगीज़ का, जो जो क्या लेकर के आए, कौन सा स्टाइल लेकर के आए थे उन्होंने, इबेरियन स्टाइल आया था, और पेटियो हाउसेस। साथ ही साथ फ्रेंच रूलर्स का भी काफ़ी इम्पैक्ट हमें दिखता है। What were the two parts into which the towns of Indus Valley civilization were divided? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनका नाम बताना है आपको। पहला, द टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल and the lower town. The citadel housed important public buildings like granaries and public gathering spaces, while the lower town consisted of residential buildings for the citizens. मतलब जो सिटाडेल और लोअर टाउन दो कैटेगरीज में टाउन्स डिवाइडेड थे। जो कम एरिया लिया करता था ना वो सिटाडेल, और जो ज़्यादा एरिया लेता था वो लोअर था। तो सिटाडेल एक लिटिल हाइट पे बनाया गया था, जहाँ पे जैसे होते हैं ना कि मतलब कोई जो रूलर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट कुछ गैदरिंग्स होंगी पब्लिक की, या ग्रैनरीज होंगे, या इम्पॉर्टेंट लोग होंगे जैसे वीआईपीज होंगे, तो वो सब उस जिस जगह को ऑक्यूपाई करते थे। और जो बड़ा एरिया था, जो लोअर टाउन था, वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई गई थी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। सो व्हाट वेर द टू पार्ट्स इनटू विच द टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे डिवाइडेड? द टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल and the lower town. The citadel housed important public buildings like granaries and public gathering spaces, while the lower town consisted of residential buildings for the citizens. How does the size of the Indus Valley civilization compare to other contemporary civilizations? The Indus Valley civilization was 20 times larger than the contemporary Egyptian civilization and 12 times larger than the combined Egyptian and Mesopotamian civilization, making it significantly larger and advanced in terms of organized planning and development. How does the size of Indus Valley civilization compare to other contemporary civilization? Contemporary civilizations कहने का मतलब है उस समय। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए अब एक ही सभ्यता तो नहीं हो सकती, तो अलग अलग सिविलाइजेशंस हो सकते हैं। तो क्या कंपैरिजन दिखाना है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में और बाकी सभ्यताओं में? हमें कंपैरिजन ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का 20 गुना बड़ा सिविलाइजेशन था। और जब आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कंबाइन कर देते हो तो उस कॉम्बो सिविलाइजेशन का 12 गुना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो ये फैक्ट अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो इस चीज़ को आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। So Indus Valley civilization was 20 times larger than the contemporary Egyptian civilization and 12 times larger than the combined Egyptian and Mesopotamian civilization. जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिग्निफिकेंटली बड़ा हुआ करता था और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में काफ़ी एडवांस्ड हुआ करता था। हाउ वेर द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेनेज? क्वेश्चन पूछ रहा है जो घर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पब्लिक ड्रेनेज से किस तरह से कनेक्टेड हुआ करते थे। ईच हाउस हैड इट्स ड्रेनेज एंड सोक पिट कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम। देखो कितना बेहतरीन था कि हर घर में एक ड्रेनेज हुआ करता था और सोक पिट हुआ करता था, जहाँ पे सारी चीज़ें पानी मतलब सोक करके अंदर में एक पॉट, ठीक है ना, मतलब गड्ढा। तो वो जो गड्ढा था जहाँ पर सारी चीज़ें जैसे आप कुछ भी घर पे यूज़ करते थे उस समय के लोग, तो वो सारी जो पानी है मतलब जो आपका नाली का पानी हो गया, जो यूज्ड वाटर है, वो गड्ढे में सोख होकर के कहाँ चला जाता था? एक कॉमन पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड हुआ करता था, ठीक है। तो घर से घर का बात ही रह गया, तो घर में जो सारी चीज़ें हैं वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे चला गया, वहाँ से पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम में जाकर के कनेक्ट हो गया। सो हाउ वेर द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेनेज? हर घर में
अपना, हर घर का अपना खुद का ड्रेनेज और सोक पिट हुआ करता था, जो कि एक पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड हुआ करता था. What were the features of the drainage system in the Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization में ड्रेनेज सिस्टम के क्या क्या फीचर्स थे? The drainage system in the Indus Valley Civilization was properly covered, had manholes at regular intervals for cleaning, and bricks were laid down throughout the channels. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सबसे पहली बात वो प्रॉपरली कवर्ड हुआ करता था. हर ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपर मैनहोल्स हुआ करते थे रेगुलर इंटरवल्स पे ताकि क्लीनिंग में सुविधा हो. और ब्रिक्स वेयर लेड डाउन थ्रू आउट द चैनल्स, और हर थ्रू आउट द चैनल पे ईंटें बिछाई गई थी. ब्रिक्स वेयर लेड डाउन थ्रू आउट द चैनल्स. ओके, सो what were the features of the drainage system in Indus Valley civilization? The drainage system in the Indus Valley civilization was properly covered, had manholes at regular intervals for cleaning, and bricks were laid down throughout the channels. What was the purpose of the granaries in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रैनरीज थे उसका क्या यूज हुआ करता था, उसका क्या पर्पस था? The granaries were built to store agricultural products and buffer stocks for the citizens. जो ग्रैनरीज थे वो क्या यूज़ करते थे, उस चीज़ में क्या होता था, वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते थे या फिर जो बफर स्टॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते थे लंबे समय के लिए, पब्लिक के लिए खाना, अनाज, वो सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता था. किसके लिए? जो वहाँ के नागरिक थे, जो सिटीजन्स थे, उनके लिए. What was the size of the largest granary found in the Indus Valley civilization? जो सबसे बड़ा ग्रैनरी मतलब खोज में प्राप्त हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका साइज क्या था? द लार्जेस्ट ग्रैनरी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन मोहनजोदारो was 45.7 meters long and 15.23 meters wide. जो सबसे बड़ा ग्रैनरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में. उसका लंबाई कितनी थी? 45.7 मीटर 71 मीटर्स लंबा था और 15.23 मीटर्स चौड़ा था. सो 45.7 मीटर्स लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड. हाउ वेर द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्टेड? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर थे वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, किस तरह से उनका निर्माण होता था? द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? बर्न्ड ब्रिक्स से. मतलब ईटा, जो ईटा एक कच्चा ईटा होता है, एक पक्का ईटा होता है, ठीक है? तो पक्के ईटे से वो चीज़ बनाया जाता था बर्न्ड ब्रिक्स में. What were some of the features of the houses in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization के में जो घर थे उनके क्या क्या फीचर्स थे? Each house had a kitchen. देखो, हर घर में एक किचन होगा, बाथरूम होगा, कुआं होगा और खिड़की होगी. दे वेर सिंगल और डबल स्टोरीड. वो सिंगल और डबल स्टोरीड बिल्डिंग थे और हर घर में, जैसे आजकल के हर घर में किचन, हर घर में बाथरूम, हर घर में कुआं. वहाँ हालांकि हमारे हर घर में कुआं नहीं होता है, उस समय हर घर में कुआं हुआ करता था, हर घर में खिड़की हुआ करती थी. सो व्हाट वेर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हर घर में क्या होता था? किचन हुआ करता था, बाथरूम, कुआं दैट इज वेल, विंडोज, और घर सिंगल या डबल स्टोरीड के हुआ करते थे. What was the significance of water harvesting in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में water harvesting का क्या significance था? The Indus Valley civilization had one of the oldest water harvesting systems in the world, with Dholavira in the run of Kutch having excellent infrastructure for water harvesting. Question है, what was the significance of water harvesting in the Indus Valley civilization? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था ना, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था. देखो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे कब शुरू हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही लोग पानी को, जो बरसात का पानी था, उसको स्टोर करके हार्वेस्ट करना शुरू किए थे. और लेकिन ये वाला जो टेक्नोलॉजी आई, ये हाल में ही, मतलब कुछ साल पहले ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारा, क्या बोलते हैं ना, मतलब उस चीज़ को एक मॉडर्नाइज किया गया, उस चीज़ को यूज़ करना गया. और हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि हाँ, इस तरह का कोई सिस्टम होता है.
लेकिन शुरुआत कब से हो गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हो गई थी। तो सब दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। और किस जगह पे मिलता है इस सिविलाइजेशन में? गुजरात एरिया में धोलावीरा है, जहाँ पे रन ऑफ कच्छ कहाँ पे? गुजरात साइड में। सो धोलावीरा में, गुजरात में, वहाँ पे एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। Where is Dholavira located? Dholavira is located in the arid island of Khadir within the run of Kutch in Gujarat. Dholavira is located in the arid island of Khadir in the run of Kutch. ये run होगा, run of Kutch in Gujarat. So Dholavira is located in the arid island of Khadir within the run of Kutch in Gujarat. When was Dholavira discovered? धोलावीरा कब डिस्कवर हुआ? धोलावीरा was discovered in 1968 by archaeologist जगतपति जोशी. सो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं सर जगतपति जोशी सर। इन्होंने डिस्कवर किया था धोलावीरा को कौन से साल में? 1968 में एंड 1968 में। सो व्हेन वाज धोलावीरा डिस्कवर्ड? धोलावीरा वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी। What is the timeline of occupation for धोलावीरा? धोलावीरा में जो ऑक्यूपेशन होते थे उसका क्या टाइमलाइन हुआ करता था? धोलावीरा was occupied between 3000 BC to 1500 BC with its mature period considering to be 2500 BC and 1750 BC. तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही ये टाइम फ्रेम है, अराउंड 3000 BC से लेके 1500 BC से 1500 BC। इसमें जो मैच्योर फेज हुआ करता था दैट इज 2500 से लेकर के 1750 BC जो मैच्योर्ड फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वही टाइमलाइन है धोलावीरा में जो ऑक्यूपेशन हुआ करते थे उसका। व्हाट यूनिक फीचर्स डिस्टिंग्विश धोलावीरा फ्रॉम अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स? तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही ये पार्ट है धोलावीरा, लेकिन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो एक बड़ा हो गया, एक सभ्यता हो गई इंडस वैली के करीब, ठीक है ना, उस वैली के नियर बाय एरियाज में। लेकिन धोलावीरा भी जो उस सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, धोलावीरा और बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में क्या यूनिक फीचर्स मिलते हैं? धोलावीरा had a middle town between the citadel and the lower town, a feature absent in other Indus Valley sites. It also had a stone cut in reservoirs and the rock cut wells for water harvesting. देखिए बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाउन प्लानिंग थी वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की थी। टाउन को दो सेक्शंस में बांटा गया था। एक छोटा पार्ट होता था जो सिटाडेल, लेकिन ऊंचा हुआ करता था, जहाँ पे ग्रैनरीज और पब्लिक गैदरिंग्स के लिए यूज हुआ करते थे, सिटाडेल। और दूसरा जो बड़ा एरिया हुआ करता था वो लोअर टाउन था। धोलावीरा में क्या डिफरेंस है कि जो सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में एक और मिडिल टाउन एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और ये मिडिल टाउन बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे मिसिंग थे, ये सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा में मिलता है। इसके अलावा बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स को छोड़ करके धोलावीरा में स्टोन कट रिजर्वॉयर्स यूज होते थे और रॉक कट वेल्स यूज होते थे। किस चीज के लिए? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। स्टोन कट रिजर्वॉयर्स मतलब पत्थर से काट काट करके रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे, और रॉक कट वेल्स कुआं बनाए गए थे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में मिसिंग थे। व्हाट यूनेस्को रिकॉग्निशन डिड धोलावीरा रिसीव? धोलावीरा ने क्या कौन सा रिकॉग्निशन रिसीव किया यूनेस्को द्वारा? धोलावीरा रिसीव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फ्रॉम यूनेस्को इन 2021। सो 2021 में यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को एक टैग दिया गया और उस टैग का नाम क्या था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो धोलावीरा इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो कब दिया गया ये टैग? 2021। सो उम्मीद है डियर एस्पिरेंट्स कि ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा 30-30 क्वेश्चंस के वीडियोस डालते रहेंगे रेगुलरली। आपको बस क्या करना है, आपको बस हेडफोन लगाना है, 2x स्पीड में डालनी है और इस चीज़ को बार बार मल्टीपल टाइम्स रोटेशन में इसको सुनते रहना है,
क्योंकि इसमें हम लोग हर एक चीज़ जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में दिए गए हैं आपको, वो सारे चीज़ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे, ताकि आपको ये मेंस के लिए भी एक आंसर डेवलप कर दे और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सब भी आपको मेमोरी में चला जाए। सो प्लीज़ यूटिलाइज दीज वीडियोज़ फॉर योर मेमोराइजिंग and revision for your UPSC general studies and all other state PCS whatever you are preparing for। तो आपने जनरल स्टडीज आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी से पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि इस चीज़ को किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आपके परमानेंट मेमोरी में डाल दिया जाए। हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस एक छोटी सी कोशिश है कि याद करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा ओशन है ना यूपीएससी, और इतने बड़े ओशन में इधर से उधर से मल्टीपल रिसोर्सेज से अलग अलग जगह से चीज़ें आती हैं, तो याद करने में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग चीज़ों को काफ़ी सिस्टमैटिक रखेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, एकदम लास्ट एंड जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएंगे और हर चीज़ को आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो हर वीडियो को कोशिश करिए आप उसको मल्टीपल टाइम्स पॉडकास्ट वे में सुनते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय भीम एंड जय जोहार।